वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं GS 6 के पॉइंट नंबर 19 पे। हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो हिंदी में लिखा गया, आम बोलचाल की भाषा में समझाया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और मौसम पूर्वानुमान से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, ये हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। सेम मैं चीज़ रिपीट करती आ रही हूँ, कीवर्ड्स लिखते रहना है और उत्तर लेखन पे बहुत ही ध्यान देने की इस वक्त आवश्यकता है। टेस्ट सीरीज का एकदम प्राइम टाइम चल रहा है। कोई भी PDF आप चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा पेड ग्रुप। अलग अलग किस्म के हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके बाकी की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। UPPCS 2023 जो मेंस आने वाला है उसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड मेंस का ग्रुप चल रहा है। एक आंसर राइटिंग का ग्रुप चल रहा है जिसमें आपको आंसर राइटिंग, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस, पूरा फीडबैक, बहुत ही प्रो लेवल की आंसर राइटिंग उसमें आपको कराई जा रही है। सिर्फ निबंध लेखन जो करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव एस्से राइटिंग का हमारा एक पेड ग्रुप चल रहा है जिसमें आपको विद मॉडल एस्सेज की प्रैक्टिस कराई जा रही है। जो लोग 2024 को टारगेट कर रहे हैं, अभी तैयारी का उनका इनिशियल फेज है, वो शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक जगह पे प्रोवाइड की जा रही है, बहुत ही होलिस्टिक और वेल प्लान्ड मैनर में, बदलते पैटर्न को ध्यान में रखते। फिलहाल के लिए GS 6 का पॉइंट नंबर 19 होगा। हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए शुरू कर रहे हैं वीडियो हमारा। थैंक यू। GS 6 का पॉइंट नंबर 19 है ये, है ना। जलवायु परिवर्तन, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं ये देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज आपसे पूछूंगी कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले, तो इससे आपको बहुत आसानी होगी आगे के लेक्चर में। देखिए, ये आपके ये हमारे सूर्यदेव हैं। यहां पे आप बना सकते हैं हम पृथ्वी। ये हमारी अर्थ का सरफेस है। इसके ऊपर एक पतली परत कह लीजिए, एक पतला कंबल की तरह एनवेलप बनाए हुए है हमारा एटमॉस्फेयर, वातावरण। अब सूर्य से आ रही हैं किरणें, एटमॉस्फेयर से होती हुई पृथ्वी पे आई। कुछ विकिरण पृथ्वी की सतह से अवशोषित हो गई। जो सोलर रेडिएशन आई वो पृथ्वी की सतह से अवशोषित हो जाती है। सौर विकिरण स्पष्ट वातावरण के माध्यम से होके गुजरेगा यहां से, कुछ कर जाएगा रिफ्लेक्ट बैक। तक कुछ सौर विकिरण पृथ्वी और वातावरण के द्वारा परिलक्षित हो जाएगी इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में, और कुछ सौर विकिरण पृथ्वी और वातावरण के द्वारा परिलक्षित होता है। अब जो अवरक्त विकिरण के कुछ वातावरण के माध्यम से गुजरेगा और कुछ ग्रीन हाउस गैसों के अणुओं द्वारा अवशोषित होगा, सभी दिशाओं में ये होगा री एमिट। कुछ ऐसी है जो अर्थ के स्पेस में चली जाएगी। जो अर्थ का स्पेस होता है ना, अर्थ का मतलब अर्थ के बाहर जो स्पेस है उसमें चली जाएगी। ठीक है। अब इसी के प्रभाव से पृथ्वी की सतह और कम माहौल गर्म रहेगा। एक तो है आपका नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपकी आ रही है, ठीक है, कुछ परसेंटेज है अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है, कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर दे रही है, कुछ री एमिट हो जा रहा है। एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इनके थ्रू कुछ हीट जो है वो ट्रैप्ड रह जाती है यहीं, जो पृथ्वी को गर्म रखती है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो पृथ्वी का जो तापमान है वो इतना नीचे गिर जाएगा कि जिंदगी पॉसिबल नहीं होगी यहाँ पे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो क्या रहा है, मानव जनित कारणों से जो ये CHG हैं इसमें वृद्धि हो जा रही है।
तो जो अर्थ की स्पेस में खो जानी चाहिए थी, निकल जानी चाहिए थी, वो भी यहीं पे ट्रैप होने लग गई। अब देखो ये रेड वाला, देखो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये एटमॉस्फेयर जो है इससे क्या होगा, खराब होएगा और पृथ्वी जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी को, जो पृथ्वी का गर्म होना है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, बढ़ते ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। समझ आया थोड़ा सा कैसे बता रही हूं मैं चीजें? भाई सूर्य से धरती तक आने वाली किरणें हैं, कुछ किरणें वायुमंडल से बाहर निकलकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाएंगी और कुछ किरणें ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल में ही रह जाएंगी। अब आप ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो जो इसके कारण वायुमंडल में गैसेस रह रही थी वो भी तो बढ़ जाएंगी बहुत ज्यादा। उसी को आप कह रहे हो क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पृथ्वी से सौर विकिरण परिवर्तित हो जाएगा, अवशोषित सौर विकिरण भी थोड़ा वापस जाएगा, जो अवशोषित विकिरण है वो हरित गैसों द्वारा पुनः उत्सर्जित होगा। इससे आपका भूमंडलीय तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप्स में अगर मैं आपसे कहूं तो स्टेप्स क्या क्या हुए। पहला स्टेप, सूर्य से आने वाली रोशनी पृथ्वी पर आई जिसका कुछ भाग परिवर्तित हो गया, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, सूर्य से आई कुछ किरणें पृथ्वी पर मौजूद जो तत्व हैं जैसे समुद्र पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और फिर ऊष्मा उत्पन्न करेंगी, है ना, वार्मथ आएगी इससे। फिर ये जो उत्पन्न हुई हुई ऊष्मा है, हीट है, ये अंतरिक्ष की ओर निकलेगी। इस ऊष्मा का कुछ हिस्सा ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा जिससे पृथ्वी का तापमान गर्म बना रहेगा। मनुष्य क्रिया करेगा, स्टेप 4 पे आ गए हम, 5 पे, जैसे जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करेगा, पेड़ों को, वनों को काटेगा, इन सबसे ग्रीन हाउस गैसों का स्तर वातावरण में लगातार बढ़ता जाएगा। अब जो पेड़ों को काटने से क्या होता है, पेड़ जो है कुछ अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को सोख लेते हैं। अब भैया पेड़ आप हटा दोगे तो फिर से वो ग्रीन हाउस गैसेस आसमान में तैरती रहेंगी, ऐसे मानो। इस ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग लगातार हो रही है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, गर्म हुए जा रही है धरती। समझ गए? तो ये छोटी सी ड्राइंग भी बना के आ सकते हो और अपना थोड़ा सा लिख के भी आ सकते हो। क्लियर हुई इतनी बात? अब जो है आपका क्लाइमेट चेंज पढ़ना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा जब आपने ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही कॉन्सेप्ट है, इसी को पढ़ना जो है सबसे जरूरी है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसको हटा देती हूँ। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी, थोड़ा सा डायग्राम, इन सब चीजों की बहुत वैल्यू होती है। जब आप कोई आंसर लिख के आते हैं ना तो उससे बहुत सही रहती है चीजें। अब मैं आपसे अगर कहूं सबसे पहले तो क्लाइमेट में और वेदर में क्या डिफरेंस है, क्लाइमेट वर्सेस वेदर। एक तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, वेदर वर्सेस क्लाइमेट। मौसम से तात्पर्य क्या है, ये है आपका मौसम। मौसम से तात्पर्य क्या है, वायुमंडलीय स्थितियों से जो स्थानीय रूप से कम समय में होंगी। मतलब मिनटों में मौसम बदलता है, कहते हैं ना, मिनटों से लेके घंटों में, दिनों तक। भाई यहाँ बारिश हो रही है, मान लीजिए आपके घर पे ऐसा होता है। मतलब ऐसा भी देखा गया है कि एक तरफ खड़े हैं हम और हमारे सामने बारिश हो रही है और हमारे ऊपर नहीं हो रही है, ऐसा भी होता है। परिचित उदाहरणों में बारिश, बर्फ, बादल, हवाएं, बाढ़ या गरज। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर। एक तरह से ऐसे देखिए आप, एवरेज वेदर कंडीशंस क्या बनी हुई हैं किसी जगह पर लंबे समय तक, दीर्घकालिक अवधि में इसको देखते हैं, कम से कम 30 वर्षों तक। क्षेत्रीय या तक कि वैश्विक औसत तापमान, आर्द्रता, मौसम, ये सब जो पूरा पैटर्न है ना, इसको दर्शाता है क्लाइमेट। तो अब जो ये लॉन्ग पैटर्न है, अब क्लाइमेट आपने समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। तो जलवायु क्या है, जलवायु आपकी एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी स्थान का औसत मौसम है। मैंने बताया ना, एवरेज वेदर कंडीशंस को आप कह रहे हो जलवायु या फिर क्लाइमेट। और जलवायु परिवर्तन जो है क्या है, वही जो औसत मौसम है, जो एवरेज वेदर कंडीशंस हैं, उसकी परिस्थितियों में चेंजेस अगर आते हैं, बदलाव अगर आते हैं।
जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है, आप जानते हैं, कोई बस उत्तर प्रदेश, कोई इंडिया ऐसा नहीं है। जो ऊर्जा, वनों की कटाई, औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए जो जीवाश्म ईंधन का जलना है, जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, मेन रीजन इसका यही है। इसके कारण बहुत सी मानवीय गतिविधियां भी इसका कारण बनती हैं। उत्तर प्रदेश भी आप जानते हैं दुनिया भर के कई अन्य क्षेत्रों की तरह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में लॉन्ग टर्म बदलाव से है। ये बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे सोलर साइकिल में भी बदलाव आता है कई बार। ये बदलाव आप जानते हैं प्राकृतिक भी हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमंस कर रहे हैं इसको। ये जो चेंजेस आ रहे हैं, जिनकी वजह से ये जो आपका दीर्घकालिक मौसम है ये बदल रहा है, ये आपका नेचुरल भी होते हैं इसके फैक्टर्स। जो सोलर साइकिल होता है ना, इसके पैटर्न्स में जब बदलाव आता है तो भी इसमें बदलाव आता है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि 1800 से 1880 से मानव गतिविधियां क्लाइमेट चेंज का मुख्य चालक रही हैं। मुख्य रूप से कोयला, तेल, गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण। जीवाश्म ईंधन, अब आ रहा है आपका फॉसिल फ्यूल्स, जो सबसे बड़ा दोषी है। इसको जलाने से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। अभी आपने कॉन्सेप्ट देख लिया ग्रीन हाउस गैस वाला, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला, जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे एक कंबल की तरह काम करता है, सूरज की गर्मी को फंसाता है और तापमान बढ़ाता है। ऐसे मानिए आप। बिल्कुल क्लाइमेट चेंज का कारण बनने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उदाहरण में कौन है सबसे बड़ा कल्प्रिट इनमें? CO2 प्लस मीथेन। ये दो हैं आपके उदाहरण। क्लियर? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी अब तक। उदाहरण के लिए आप देखिए, कार चलाने के लिए गैसोलीन या किसी इमारत को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग करने से आते हैं। भूमि और जंगलों को साफ करने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कचरे के लिए लैंडफिल मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, भवन, कृषि, भूमि उपयोग, ये सब उत्सर्जक हैं। तो उत्सर्जन इसीलिए तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लगातार हो रहा है। ठीक है, अब आप मानेंगे कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, अब तक जितनी बात मैंने आपको बताई, आपको लगेगा क्लाइमेट चेंज का अर्थ है गर्म तापमान। बस, क्लाइमेट चेंज इज इक्वल्स टू वार्म टेम्परेचर या फिर बढ़ता टेम्परेचर। लेकिन तापमान वृद्धि केवल कहानी की शुरुआत है। वजह, पृथ्वी एक प्रणाली है, अर्थ इज अ सिस्टम। लिख के आएंगे आप ये, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक क्षेत्र में परिवर्तन आएगा तो उन सभी जो बाकी के क्षेत्र हैं वो भी आपका प्रभावित होंगे। जलवायु परिवर्तन के परिणाम क्या है? सिलेक्शन ना होना मैंने क्यों बताया था आपको ये? तीव्र सूखा, पानी की कमी, भीषण आग, समुद्र का बढ़ता स्तर, बाढ़, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान आना, घटती जैव विविधता, ये सब कुछ शामिल है। आप ये लिख के आएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमने देखे फॉसिल फ्यूल्स कॉज करते हैं, कोयला, तेल, गैस। ये ग्लोबल क्लाइमेट परिवर्तन में अब तक का सबसे बड़ा इनको कल्प्रिट माना गया है। दोषी सबसे बड़े यही हैं, योगदानकर्ता सबसे बड़े यही। ठीक है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का 75% से अधिक और सभी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 90% है। जैसे ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पृथ्वी को ढकता है, सूर्य की गर्मी को अपने जाल में फंसा लेता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, समय के साथ गर्म तापमान मौसम का मिजाज बदल देता है, प्रकृति के सामान्य संतुलन को बिगाड़ देता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? और ये मनुष्य और पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों के लिए एक जोखिम पैदा कर देता है। एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है इन सबके साथ साथ। क्लियर? अब बात आती है मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग की, जिसको हम कह रहे हैं मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग। इसके प्रभाव क्या हैं? जीवित लोगों के समय पर अपरिवर्तनीय हैं और आने वाले दशकों में भी बढ़ते जाएंगे। समुद्री बर्फ का नुकसान, ग्लेशियर्स का पिघलना, बर्फ की चादरों का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना, तीव्र गर्मी की लहरें, हीट वेव्स जो आजकल मिलती हैं। मौसम की गंभीर क्षति भी बढ़ेगी, तेज होगी, पृथ्वी गर्म होती रहेगी और प्रभाव गहरा होता रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है।
तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हैं? मानव गतिविधियां हैं। ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रवृत्ति है ना, उसको चला रही हैं हमारी गतिविधियां। हम क्या कर रहे हैं? पृथ्वी पे जीवन के लिए आप जानते हैं, अभी हमने देखा जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये तो बहुत जरूरी है, इट इज वेरी नेसेसरी। लेकिन वातावरण में मैन मेड ग्रीन हाउस एमिशंस जो हैं फंस ये रहे हैं और अंतरिक्ष में गर्मी के नुकसान को धीमा कर रहे हैं। 5 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं, आप जानते होंगे। CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और आपका वाटर वेपर, जलवाष्प। अब ये गैसें जरूरी नहीं है मानव से निकलती है, नेचुरली भी निकलती है। पौधों से नहीं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे लेते हैं, पर आप समझ रहे हैं ना, कार्बन सिंक है और फॉरेस्ट भी। और आपके जो धान के खेत होते हैं उससे मीथेन निकलती है बहुत ज्यादा। जब ज्वालामुखी फटता है तब ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। अब बढ़ती ग्रीन हाउस गैसें ग्रह को गर्म कर रही हैं, आप जानते हैं। पृथ्वी पर जीवन सूर्य से आने वाली ऊर्जा पर निर्भर है। पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचने वाली लगभग आधी प्रकाश जो है वो ऊर्जा हवा और बादलों के माध्यम से सतह पर ही रह जाती है। यहां ये अवशोषित होती है और अवरुक्त ऊष्मा के रूप में विकृत होती है। और इस गर्मी का लगभग 90% तब ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर से विकिरणित हो जाता है, जिससे अंतरिक्ष में गर्मी का जो नुकसान है वो धीमा हो जाता है। जो री एमिशन होना चाहिए, जो गैसेस एस्केप करनी चाहिए, वो एस्केप नहीं कर पाती हैं। क्लियर होगी इतनी बात? तो क्लाइमेट चेंज, अच्छा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, अब आपको समझ में आया ना? क्लाइमेट चेंज इज इक्वल्स टू ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग साथ में प्रयोग किए जाते हैं, अक्सर एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग है। जैसे वेदर वर्सेस क्लाइमेट देखा ना आपने, वैसे ही अर्थ जो हैं वो आपके अलग अलग हैं। इस चीज पे आपको खासकर ध्यान देना है, ठीक है जी भाई। और आपसे कुछ कहे कि साक्ष्य क्या है? वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पर आच्छादित बर्फ की मात्रा कम हो रही है, समुद्र का जल गर्म रह रहा है, महासागर का बढ़ता समुद्र स्तर है, दुनिया भर में जंगलों की आग, हमारे यूपी में इतनी जंगल की आग लगती है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के मैंने आपको क्या बताया, प्राकृतिक कारण भी हैं। महाद्वीपीय बहाव है, पृथ्वी की कक्षा की भिन्नता में परिवर्तन हो सकता है, ज्वालामुखी गतिविधि हो सकती है, प्लेट टेक्टोनिक्स हो सकती है। ठीक है, तो जलवायु जो है, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है, ये देखा हमने। अब उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन जो है उसके कारक क्या हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, ये आपने देख ही लिए हैं, मैंने आपको बताई है अभी। अब आपको कुछ भी अलग नहीं लगेगा इसमें। विश्व के अन्य भागों की तरह प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्राथमिक कारण, जो एकदम टॉपमोस्ट कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का जलना, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र, परिवहन, औद्योगिक गतिविधियां, ये सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती हैं। मैंने इतना बता दिया आपको कि सब चीजें आपको बहुत ही आसान लग रही होंगी, जो वातावरण में गर्मी को बढ़ाएगी और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करेगी। एक और महत्वपूर्ण कारक क्या है? डिफॉरेस्टेशन। जिस हिसाब से वनों की कटाई चल रही है, जो न केवल जंगलों की वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता कम करता है, भाई जंगल कर रहे हैं अभी तक तो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ पकड़ के जंगल पकड़ रहे हैं, लेकिन अब जंगल हटा दिया आपने तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाके फंस जाएगा, वही जो जाल है उसमें फंस जाएगी बेचारी ये कार्बन डाइऑक्साइड और नुकसान देगी। बल्कि स्थानीय मौसम के पैटर्न में बदलाव में भी योगदान है। उत्तर प्रदेश में वनों की कटाई, अर्बनाइजेशन जो चल रहा है, आप देख रहे हैं, शहरीकरण, कृषि का विस्तार हो रहा है, ईंधन के लिए लकड़ी, फ्यूल वुड, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी कुछ चीजें कराई थी आपको, पता नहीं भूल जाते हैं आप पुराना या याद रखते हैं, भगवान जाने। इसके सहित कई कारकों से ये प्रेरित है। कुछ कृषि पद्धतियां, विशेष रूप से उर्वरकों को पशुओं की खेती का उपयोग भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान कर रहा है। लिख सकते हैं आप ये चीज। जो हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं ना इतनी बुरी तरीके से, ये भी ग्लोबल वार्मिंग करता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रही हैं।
कृषि पद्धतियां, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, विशेष रूप से उर्वरकों और पशुओं की खेती का उपयोग भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर सकता है। इसके अलावा भूमि उपयोग में परिवर्तन, मैंने आपको लैंड यूज, चेंज इन लैंड यूज सब बताया था। वनों या आर्द्र भूमि या कृषि या शहरी क्षेत्रों में रूपांतरण हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बढ़ा सकता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी खराब चल रही हैं आज के टाइम में। उत्तर प्रदेश का जो जलवायु है वो बहुत ही विस्तृत है, डाइवर्सिफाइड है, इंडो गैंजेटिक प्लेन में स्थित है, हमने देखा था। तो टेम्परेचर भी वेरी करता है। तो क्या होता है, हमेशा आप देखेंगे घनत्व, इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियों का घनत्व ज्यादा रहा है प्रदेश में, और एक बहुत ही बड़ा तबका ऐसा है हमारी जनसंख्या का जो प्राकृतिक संसाधनों पे निर्भर करता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी काटने के लिए, और बहुत ही ज्यादा निर्भरता है उनकी बारिश पे, रेनफॉल पे, हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। तो क्लाइमेट चेंज ने क्या करा है, जो मौसम है उसको अनप्रिडिक्टेबल कर दिया है, जिसका पता नहीं लग पाता है कब कैसा हो जाएगा। ये जो अनफोर्सीन वेदर पैटर्न्स हैं, इनकी वजह से बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसानों के लिए व्यवस्थित रखना और उगाना अपनी फसलों को। एक आप जानते हैं, मूलभूत कृषि पे हम निर्भर करते हैं, हमारी 60% जनसंख्या। अब वहां पे बारिश कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रेनफॉल इज सो इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या होगा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और इसके प्रभावों को अपनाने, दोनों के लिए रणनीति विकसित करनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है ना एग्रीकल्चर की, उनको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। जल प्रबंधन में सुधार करना बहुत जरूरी है। चरम मौसम की जो घटनाएं हैं उनका सामना करने वाले आधारभूत संरचना में निवेश करने जैसे उपाय भी शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और दुनिया पर जलवायु परिवर्तन के और प्रभावों को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन क्या करेगा इंसान, सबसे पहले क्या चीज करोगे आप, जो चीज जाके इकट्ठी हुई जा रही है, वो लाल लाल जो मैंने बनाए थे ऐसे रिंग्स से, उन लाल रिंग्स को काटने की कोशिश करोगे। इनको कम करने के प्रयासों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। ऐसे प्रयास लाने पड़ेंगे जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस ना उत्सर्जित हों। समझ रहे हैं चीज आप लोग, ये एक समस्या वाली चीज है। अब उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। जलवायु परिवर्तन का प्रदेश पे व्यापक प्रभाव है, तो छोटा मोटा प्रभाव तो होगा नहीं, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य से लेकर कृषि और जल संसाधनों तक हर चीज पर प्रभाव पड़ा। आप देखो, पब्लिक हेल्थ इफेक्टेड है, ये अपने आप में एक टॉपिक बन सकता है। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पब्लिक हेल्थ, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज, ये सब अलग अलग पढ़ा है ना आपने, उसमें हमेशा एक कारण क्लाइमेट चेंज पढ़ाया होगा मैंने जरूर से। पहली चीज क्या है, पहली चीज तो है तापमान में वृद्धि, वही जिस चीज को हम एक ही चीज समझ रहे हैं। हाल के वर्षों में प्रदेश में तापमान बढ़ा है, गर्मी की लहरें आपने देखा होगा, हीट वेव्स बहुत तेज हुई हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा भाई, जो वनरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो कमजोर आबादी है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मौजूदा जो स्वास्थ्य स्थितियां हैं, जो जिनकी ऑलरेडी मतलब उनको कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन है, उन वाले लोगों के लिए तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है ना अगर ऐसे ऐसे वेदर पैटर्न्स बदलेंगे। आप देखो कोविड के बाद से जिन लोगों को कोविड था, जो रिकवर करे, उनको आज तक बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। डॉक्टर्स के पास 400 टाइप्स ऑफ डिजीजेस की लिस्ट आई थी, जनरल फिजिशियन जितने भी हैं, ये बीमारी होगी आफ्टर पोस्ट कोविड। वर्षण पैटर्न में बदलाव, रेनफॉल के पैटर्न्स बहुत बदल रहे हैं। हमने बताया आपको अभी रेनफॉल पे डिपेंडेंट कितने लोग हैं, तो राज्य के वर्षा पैटर्न में भी बदलाव जो है वो अनुभव कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में वर्षा एकदम से बहुत तेज हो जाती है, और कुछ क्षेत्र आप लगातार जो है वर्षों से, दशकों से जो है सूखे का सामना कर रहे हैं। तो इसका कृषि पे, जल संसाधनों पे, आधारभूत संरचना पे, इन सब चीजों पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। बाढ़, राज्य आप जानते हैं फ्लड प्रोन एरिया है, बाढ़ सुभेद्य क्षेत्र में आता है।
तो जलवायु परिवर्तन से इस समस्या के और ज्यादा बढ़ने की इसकी उम्मीद है। आधारभूत संरचना और संपत्ति को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचने के अलावा बाढ़ से जीवन की हानि, विस्थापन, भाई लॉस ऑफ लाइफ तो होता ही होता है, साथ में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये लिख सकते हो। फिर आता है आपका कृषि पे प्रभाव। एग्रीकल्चर पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। प्रदेश जो है वो कृषि का, भाई 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो कृषि पे है, आपकी निर्भर करती है कृषि। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, किसानों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी करता है। वो पहले से ही परेशान है किसान। लोगों को तो पता भी नहीं है क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो लंबे समय तक सूखे और अनियमित वर्षा सहित बदलते मौसम के मिजाज से फसल खराब होती है, क्रॉप फेलियर बहुत होते हैं, पैदावार कम हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आप एक और इसका कृषि पे प्रभाव में एक अलग से पॉइंट लिख सकते हैं, पैदावार की कमी, लोअर क्रॉप यील्ड, एक हेडिंग ये हो सकता है आपका। क्लाइमेट चेंज ने क्या कर दिया, मौसम को बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल कर दिया। अनसर्टेनिटीज हैं, पता नहीं मानसून कब आएगा कब नहीं आएगा, तो चॉइस क्या, किस चॉइस की क्रॉप उगाएं ना उगाएं, किसानों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में कमी देखी जाती है। इसके अलावा अगर सीजन में स्नो मेल्ट हो गया पहले ही और ग्लेशियर्स भी डिप्लीट हो गए, तो फिर रिवर फ्लो, जो इरिगेशन के लिए जितना पानी चाहिए उतना नहीं मिल पाता फिर, क्योंकि अगर पहले से ही ऐसा हो जाए, जब जरूरत पड़ने पे वो चीज नहीं मिलती फिर। ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर दो एक। फिर पानी की कमी, प्रदेश में पानी की कमी आप देख रहे हो कितनी, पिछले वाले में देखा था ना, वाटर रिसोर्सेस, सरफेस वाटर, आपका ग्राउंड वाटर, सारा देखा था। बढ़ती पानी की कमी का सामना बहुत कर रहा है, भूजल स्तर गिर रहा है, हम देख रहे हैं ग्राउंड वाटर जो वाटर टेबल है वो नीचे जाता जा रहा है, और कुछ क्षेत्रों में भारी कमी है इस चीज की। जलवायु परिवर्तन से इस समस्या के और बिगड़ने की उम्मीद है, क्योंकि वर्षा के बदलते पैटर्न और बढ़ते तापमान से पानी की जो अवेलेबिलिटी है इसमें कमी आ जाएगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ पे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है क्लाइमेट चेंज। तापमान और वर्षा पैटर्न में परिवर्तन की वजह से जलवायु परिवर्तन से वेक्टर जनित, जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, डेंगू, मलेरिया, और जल जनित जो वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, डायरिया है, कॉलेरा है, हैजा, इन सब में वृद्धि हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान होता है, आप देखो कहीं बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बचता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन बचता है। अत्यधिक मौसम की घटनाएं, बाढ़ आना, तूफान आना, ये आधारभूत संरचना जो है बन तो पा नहीं रही है, फंड्स है नहीं सरकार के पास पहले, सड़क, पुल, इमारतों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन और अन्य आवश्यक जो सेवाएं हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो बाधित हो जाती हैं। ठीक है जी। कुछ और पॉइंट्स अगर आप लिखें तो लाइव स्टॉक, जो पशुधन है, उस पर बहुत इंपैक्ट देखने को मिलता है। भाई आप देखेंगे अगर जो आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा पशुधन मिलेगा आपको, एनिमल्स जो हैं वो दूध के लिए, मीट के लिए, मैन्योर के लिए, सीडिंग के लिए, हाउस होल्ड कैपिटल के तौर पे, पूंजी के तौर पे, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है, उनके लिए तो लाइफ स्टॉक ही सब कुछ है ना। लेकिन जो ये हीट स्ट्रेस है, इसको लिखिए आप, हीट स्ट्रेस, ये कीवर्ड है। हीट स्ट्रेस से क्या होता है, फीड प्लस फॉडर दोनों में कमी आती है, दोनों के स्तर गिरते हैं और बीमारियों के संक्रमण के बढ़ने का खतरा बना रहता है पशुओं में। ये लिखेंगे आप। ठीक है, जो वर्कफोर्स है, जो कामकाज हम चाहते हैं लोगों से, उसमें कमी देखने को मिलेगी, रिड्यूस्ड वर्कफोर्स। ये आपको कोई नहीं बताएगा पॉइंट्स, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपको कोरिलेट करके लिखने हैं जरूर। जो मजदूर होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कब ज्यादा होगी, जब ज्यादा गर्मी होती है तो ज्यादा काम कर सकते हैं क्या, मजदूर की छोड़िए आप, बिना बगैर एसी के। तो ज्यादातर काम आप जानते हैं हैवी आउटडोर एक्टिविटीज हैं, भाई कंस्ट्रक्शन साइट है, इतना कुछ है, वहां पे काम करने वाले जो मजदूर हैं, अगर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता रहेगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे अच्छे ढंग से। जो औद्योगिक उत्पादकता है वो कम हो जाएगी, निर्यात कम हो जाएगा, उसकी वजह से नेशनल इनकम में कमी आएगी, जीएसडीपी में कमी आएगी, राजस्व में कमी आएगी। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो पूरे विश्व का व्यापार प्रभावित होगा अगर आप इसके दीर्घकालिक प्रभाव देखेंगे तो। और एक जो आपकी बुद्धिमत्ता होती है ना,
कॉग्निटिव एबिलिटीज जो होती हैं आपकी, जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस होती है, इसमें गिरावट आती है। ये भी आप लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, याद रखिएगा। मौसम नहीं आज मौसम नहीं, आज तो बारिश पड़ रही, पकौड़े खा लो। क्यों कहते हैं ऐसा? मौसम का फर्क पड़ता है ना हम पे। फिर आपका ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एनर्जी और क्लाइमेट, इनमें एक डिस्टिंक्टिव रिलेशनशिप है। अगर तापमान बढ़ेगा तो डिमांड हो जाएगी, एकदम से सर्ज आएगा ऊर्जा की डिमांड में। तो उससे क्या होगा, मिटिगेटिंग जो है ना हीट इफेक्ट्स, वो असिस्ट होंगे। राइजिंग एनर्जी डिमांड्स जो हैं वो क्लैश करती हैं आपकी क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज के साथ। क्यों? अब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हो रही है, ये ग्रीन हाउस गैस है, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। आपका एसी चल रहा है, उस एसी से ये वाली आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहे हैं। एक तरफ तो ये बात हो रही है, और एक तरफ आपको क्या कहते हैं, एनर्जी का डिमांड भी है, आपको बिजली की खपत भी है आपको, और क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के साथ आपका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तो देख रहे हैं ये दोनों चीजें आपस में एक साथ कम चल पाती हैं। आपने देख ही लिया आधारभूत संरचना पे कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है भाई। जो नेचुरल कैलामिटी होती है उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब प्रदेश में अपवाह जो तंत्र है उस पर प्रभाव पड़ता है, इंपैक्ट ऑन ड्रेनेज सिस्टम। ये लिख के आओ भाई। जो हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन हैं, सिंधु गंगा के जो मैदान हैं, वो ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं दुनिया के। अगर तापमान बढ़ता रहेगा, बारिश टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, तो हिमालय की जो ग्लेशियर है वो ज्यादा मेल्ट होती रहेगी। अगर ऐसे ऐसे रेट बढ़ेगा तो जो ग्लेशियल लेक होते हैं, ग्लेशियर से बने हुए जो लेक होते हैं, वो फटेंगे और बाढ़ आएगी। रिवर वैलीज जो जिनकी आपूर्ति ये ग्लेशियर्स कर रहे हैं, उनकी आपूर्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि वो एकदम से फट गए। तो उससे क्या होगा, पानी कम जाएगा, इससे वाटर स्कैरसिटी होएगी। देख रहे हो आप कहां से शुरू करा और कहां पे आ गए। ये इंपैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के। और क्या हो सकता है, बढ़ती हुई असमानता और बढ़ जाएगी। कैसे लिखेंगे इसको आप, एग्जैस्परेशन ऑफ इनइक्वालिटी। देखिए आप कैसे, क्या क्यों होगा ये ऐसा। आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी चीज का नुकसान झेलने के लिए पैसे वाला आदमी सक्षम है या जिसके पास पैसा नहीं है वो सक्षम है? पैसे वाला सक्षम है, जाहिर सी बात है। तो जो अडेप्टिव कैपेसिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अडेप्टिव, स्पेलिंग तो ये आय हो जाएगा, ये अडेप्टिव कैपेसिटी। ये किन लोगों की ज्यादा होगी, पैसों वालों की, बिना पैसों वालों की? पैसे वालों की। टमाटर महंगे हो गए, किस पे फर्क पड़ा? पैसे हर आदमी अलग अलग कमा रहा है, टमाटर के रेट सबके लिए एक जैसे हैं। मान रहे हैं आप ये बात? तो टमाटर महंगे हुए, पता नहीं कितने घर ऐसे हैं जिनसे पता भी नहीं होगा कि टमाटर महंगे हो गए हैं। कम खाना या फिर कम यूज करना और बचा के यूज करना तो बहुत दूर की बात है। किस पे प्रभाव पड़ेगा? जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, उन पे पड़ा ना प्रभाव। तो समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? तो इनइक्वालिटी और बढ़ेगी ऐसे। तो फिर आप ये वाली जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये कुछ अलग पॉइंट्स होते हैं, इनको लिख के आना चाहिए। ऐसे वाले जो पॉइंट्स हैं उनको जरूर लिख के आना चाहिए। चलिए, तो सरकार भी कुछ करेगी भाई, सरकार तो ऐसे बैठेगी नहीं, है ना। संविधान में पर्यावरण से संबंधित क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं? 10 बार बता चुकी हूं मैं, आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइए। 1 2 3 4 है, 3 है या 4 है, चलो यही बता दो, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। प्रयास आप देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्य योजना है, यूपीएसएपी सीसी 2014। ये जो आपका स्टेट का एक्शन प्लान है फॉर क्लाइमेट चेंज, उत्तर प्रदेश स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म। ये जो नेशनल एक्शन प्लान है ना क्लाइमेट चेंज का,
उसके तर्ज पे है ये एक जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है, ये विकसित की है, जिसमें कृषि, जल, वन, शहरी विकास, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की गई है। योजना का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का संवर्धन करना और 8 मिशनों के माध्यम से राज्य की अनुकूलन क्षमता का विस्तार करना। ये बहुत जरूरी टॉपिक। ये है आपकी एडेप्टिव कैपेसिटी, इसका विस्तार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सारे कीवर्ड्स हैं, इन पे ध्यान दीजिए, इनको लिखते रहिए प्लीज, आई इंसिस्ट। वनीकरण पहले, बहुत सारी ऐसी पहले हैं जो वनीकरण से संबंधित हैं, जो राज्य सरकार चला रही है। इसमें प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से कई वनीकरण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। वन न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को पृथक करने में मदद करते हैं, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए आप देखें तो वर्ष 2023 के जो वन महोत्सव में राज्य सरकार के वार्षिक वृक्षारोपण जो अभियान होता है, एनुअल फॉरेस्ट प्लांटेशन जो होता है, उसमें 35 करोड़ पेड़ जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो बताइए कितनी बढ़िया बात है। फिर रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है राज्य सरकार, नवीकरणीय ऊर्जा को संवर्धन दे रही है। हमने अलग अलग टॉपिक में भी पढ़ा था। राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसके उपयोग का विस्तार कर रही है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था आपने, यूपी नेडा। उत्तर प्रदेश राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के प्रचार एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी नोडल अभिकरण है। फिर है आपका जल संरक्षण। सरकार ने पानी की कमी, जलवायु परिवर्तन के कारण ये समस्या और बढ़ रही है, अभी आपने देखा कैसे। इसकी समस्या को हल करने के लिए कई जल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। इसमें चेक डैम्स हैं, वर्षा जल संचयन प्रणाली है, पारंपरिक जल निकायों का कायाकल्प है, रेजुविनेशन हो रहा है, ट्रेडिशनल जो वाटर बॉडीज हैं उनका, जैसे अमृत सरोवर अभियान है, ये भी अभियान शुरू किए हुए हैं। सतत कृषि पद्धतियों को अंगीकार करना, ये सब पढ़ी थी आपने, नहीं पढ़ी थी? सारी जो एग्रो फॉरेस्ट्री और बहुत सारी चीजें मैंने आपको कराई थी इससे संबंधित। इसमें क्या है, सरकार कृषि पद्धतियों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक तन्यक बनाने के लिए सतत कृषि पद्धतियों का संवर्धन कर रही है। इसमें क्या, इसमें जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाना और कुशल सिंचाई तकनीक, ड्रिप इरिगेशन और ये सब, सूखा प्रतिरोधी फसल जो होती हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, कौन कौन सी होती हैं, एग्जाम्पल बताना। इसका एग्जाम्पल बताओ, इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है। जलवायु तन्यक शहरी विकास, भाई जो सरकार शहरी नियोजन करे या विकास करे, इसमें जलवायु संबंधी विचारों को शामिल जरूर किया जाए। शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक तन्यक बनाने की दिशा में काम किया जाए। जागरूकता और क्षमता सृजन तो फेवरेट है ही आपका पॉइंट, अब तक आपको याद हो गया होगा, 100 बार आ चुका है। सरकार जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता सृजित करने और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण पर भी ध्यान संकेंद्रण कर रही है। ये लिखेंगे आप जरूर। अब अगर आप देखें तो कुल मिला के जो भी काम है अभी, वो काफी सारा है जो किया जाना बाकी है। प्रदेश सरकार ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलापन बनाने के लिए, हमने बताया था आपको, रेजिलियंस लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए निरंतर प्रयासरत है और इसके निवासियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक होंगे। ये वाले पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या सुझाव हैं, मतलब मिटिगेशन इफेक्ट्स, मिटिगेशन एफर्ट्स कैसे होने चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है। देखो, नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन और विस्तार ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए, डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस होना चाहिए। सतत शहरी नियोजन होना चाहिए। सरकार सार्वजनिक परिवहन में सुधार करे, निजी वाहनों का उपयोग किया जाए ज्यादा से ज्यादा, मतलब प्राइवेट वाहनों का कम उपयोग किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज किया जाए।
टिकाऊ शहरी नियोजन प्रथाओं को बढ़ावा दे सकती है। यह परिवहन क्षेत्र से जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, भैया 100 व्हीकल्स खड़े हैं सड़क पे या एक खड़ा है तो कौन ज्यादा उत्सर्जित कर रहा है गैसों, 100 खड़े हैं तो उन्हें कम से कम 70 तो कर दो, कहने का मतलब है। तो जो जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदान करता है। स्थायी कृषि पद्धतियों का समर्थन किया जा सकता है। आप जानते हैं जैविक खेती, कृषि वानिकी सब पढ़ाया है आपको मैंने, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकती हैं और जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि क्षेत्र की तन्यता को बढ़ा सकती है। ये भी आप वनों की कटाई को कम करने और कार्बन पृथक्करण बढ़ाने के लिए सरकार वन संरक्षण को प्रोत्साहित कर सकती है। क्या होता है कार्बन पृथक्करण, बताइए मुझे। बहुत बार बता चुकी हूं वैसे तो मैं आपको, है ना, लेकिन अब क्या बताएं आप लोग, जब नहीं करते हैं काम तो फिर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। कार्बन पृथक्करण बताइए क्या होता है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन इंग्लिश में कहते हैं जिसको, क्या होता है ये? देखो कार्बन पृथक्करण जो है क्या है ये इसके तहत पौधे, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और महासागर में कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण होता है। कार्बन पृथक्करण स्वाभाविक रूप से एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियों और कार्बन के भंडारण को संबंधित करता है, संदर्भित करता है। ठीक है, एक तो आपका स्थलीय कार्बन पृथक्करण होता है, टेरेस्ट्रियल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से वायुमंडल से जो CO2 है उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधों से अवशोषित कर मिट्टी और बायोमास में, जो पेड़ की शाखाएं होती हैं, पर्ण होते हैं, जड़ होते हैं, इसमें कार्बन के रूप में संग्रहित किया जाता है। और जो भूगर्भीय कार्बन पृथक्करण है, इसमें जो CO2 का भंडारण किया जा सकता है, जिसमें तेल भंडार हैं, गैस के कुएं हैं, बिना खनन किए गए कोल के भंडार हैं, नमक निर्माण है और उच्च कार्बन सामग्री के साथ मिश्रित संरचनाएं जो हैं वो शामिल होती हैं। फिर आपका आता है महासागरीय कार्बन पृथक्करण, ऐसा भी होता है। इसमें क्या है, वातावरण से CO2 को बड़ी मात्रा में अवशोषित, मुक्त और संग्रहित किया जाता है। इसमें पहला तो होता है आपका आयरन फर्टिलाइजेशन, है ना, और एक और होता है इंजेक्ट करते हैं उसमें। अब इसमें क्या है, प्राकृतिक है एक तो, ये वो प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति जो है, जिसके द्वारा प्रकृति ने जीवन के लिए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को उपयुक्त तरीके से संतुलित किया था। प्रकृति ने सब कुछ बैलेंस बनाया था। जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक उसी प्रकार निष्कासित करते हैं जैसे कि रात के समय पौधे। तो प्रकृति ने पेड़ पौधे, समुद्र, पृथ्वी, जानवर, इनको स्वयं कार्बन सिंक या स्पॉन्ज का रूप प्रदान किया था। इस ग्रह पर सभी कार्बनिक जीव जो हैं वो कार्बन आधारित हैं, हम में भी तो कार्बन है। अतः जब पौधे और जानवर की मृत्यु हो जाएगी तो अधिकांश कार्बन वापस जमीन में चला जाएगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग में इसका योगदान काफी कम हो जाएगा। लेकिन अब तो ऐसा हो नहीं रहा, अब तो भैया प्रॉब्लम दूसरी चल रही है ना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा ढंग से, कहने का मतलब है, समझ रहे हैं। तो अब इसमें ये बोल रहे हैं कि उस हिसाब से कार्बन पृथक्करण बढ़ना चाहिए, तो सरकार वन संरक्षण करे ज्यादा से ज्यादा। जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभावों के बारे में जनता को सूचित करना चाहिए। सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए, ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं, एक तो प्राकृतिक तरीके से घरों को आरामदायक बनाना चाहिए। भाई घर सूखे और ठंडे नहीं होने चाहिए, पैसे की बर्बादी है ये, सर्दियों में दयनीय है। सरकार घरों को, हमारे घरों को जो सरकार है वो हरे भरे तरीके से गर्म करने में मदद कर सकती है, जैसे दीवारों और छतों को इंसुलेट करना, तेल या गैस बॉयलर से हीट पंप पर स्विच करके, ऐसी चीजें हो सकती हैं। खेती में सुधार करना, शाकाहारी भोजन को प्रोत्साहित करना, एक ये भी और आप लिख सकते हो। मेकिंग मोर कार्बन सिंक और ज्यादा बनाना। प्राकृतिक जो दुनिया है हमारे उत्सर्जन को साफ करने में बहुत अच्छी है, लेकिन हमें इसकी देखभाल करने की जरूरत है। सभी जगह पे पेड़ लगाया ना जाना, या फिर रिवाइल्डिंग योजनाओं के माध्यम से प्रकृति को वापस जमीन देना शुरू करना, ये भी एक अच्छी पहल है। ठीक है, महासागरों की रक्षा करें, उपभोग कम करें, प्लास्टिक कम करें, क्या क्या कम करेंगे, है ना। और इसमें आप 2-4 पॉइंट्स और ऐड कर लो, कीवर्ड्स बता देती हूँ बस मैं आपको, फिर लिखते रहना वही आप। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो मिटिगेशन में नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, प्राकृतिक आधारित
जो है आपको हल निकालने चाहिए। इसमें क्या है, क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया जाए जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज होनी चाहिए। इसमें आप एक कोटेशन लिख सकते हो, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण गो हैंड इन हैंड। मतलब एक पूरी व्यवस्थित अप्रोच होनी चाहिए डेवलपमेंट की, जिससे कि जो हमारा रूरल एनवायरनमेंट है वो बढ़े और एक सस्टेनेबल सतत विकास की तरफ हम आगे बढ़ें। ये आप लिख सकते हो। वनों का और आर्द्र भूमि का संरक्षण, ये लिख सकते हो आप एक पॉइंट। फॉरेस्ट्स एंड वेटलैंड कंजर्वेशन, ये लिख सकते हैं आप एक। फॉरेस्ट आप जानते हैं रेनफॉल भी रेगुलेट करता है और तापमान भी। और आप इनको तो आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स एक कीवर्ड है इनके लिए, फ्रंट लाइन वॉरियर्स ये। और आप अपशिष्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जो वेस्ट मैनेजमेंट है आपका, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। भाई मिसमैनेजमेंट अगर वेस्ट का होगा तो फिर क्लाइमेट चेंज तो नहीं हो पाएगा और सारे पोल्यूटेंट्स आप ऐड करते चले जाओगे। तो वेस्ट सिलेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए। अडेप्टेशन, अनुकूलन बहुत जरूरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ही इसके अंदर, तो कोई बात ही नहीं। इसमें आप क्या लिखेंगे, अडेप्टेशन। इसके अंतर्गत आप एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम है पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी, सुनिएगा इसको, लिखते रहो। जो रहने के घर हैं और जो कमर्शियल घर हैं उसमें क्या होता है, पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी जो है वो उनको अर्बन हीट आइलैंड बनने से बचा लेती है। मतलब आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था जो प्राचीन भारतीय बिल्डिंग थी वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करती थी, तो आधुनिक फैसिलिटीज में भी ये यूज हो सकता है। अडेप्टेशन के अंतर्गत ही पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी है। अडेप्टेशन के अंतर्गत आएगा आपकी बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये तो आप कर चुके हो खैर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण पढ़ा था ना, इरिगेशन बेस्ड फार्मिंग, ये सब। और एक आपका डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो आप। भाई आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो जो डिजास्टर को झेलने की क्षमता रखता हो। शेल्टर हाउसेस बनाओ, कोस्टल एम्बैंकमेंट्स बनाओ, ये सब है ना। जो घर बना रहा है वो इस हिसाब से बनाए कि हाँ भाई कल को कोई प्रॉब्लम हो उसमें ऊपर अपना वर्षा के पानी का संचयन की प्रणाली लगा दो। ऐसी ऐसी चीजें जो हैं आप अपने आंसर में लिख के आओगे ना, तो उससे आंसर काफी होलिस्टिक बनता है। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखो, अगर इन सब चीजों से एक आंसर जो है आपका कंप्लीट बन जाएगा अपने आप। ठीक है, चलो अब आप देखेंगे वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, देखिए विभिन्न प्रकार की जो सांख्यिकीय और अनुभवजन्य तकनीक होती हैं उनके द्वारा पूरक भौतिकी के सिद्धांतों का अनुप्रयोग के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान कहते हैं उसको। ठीक है, सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ यूज करते हुए मौसम का प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग। वायुमंडलीय घटनाओं की भविष्यवाणियों के अलावा मौसम की भविष्यवाणी में वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन, बर्फ का आवरण, तूफान, ज्वार, बाढ़, इन सब की भविष्यवाणी भी इसी के थ्रू की जाती है। ठीक है, आवश्यकता क्या है इसकी, आवश्यकता तो बहुत है भाई। सेना, मिलिट्री में बहुत यूज हो सकती है ये चीज। भाई युद्ध के दौरान सेना जो है वो युद्ध जीतने की संभावना है, कैसा मौसम, कैसे टेरेन है, इससे संबंधित हो सकता है ये काम। दूसरी चीज, नुकसान को कम करने के लिए, भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे हानि हो सकती है, वो चीज कम हो सकती है अगर पहले से उस चीज के बारे में पता है, अनुमान है। तो किसानों के लिए कितना अच्छा हो सकता है ये काम। परिवहन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है भाई, टेक ऑफ विमान का, खासकर जो सिविल एविएशन में प्लेन की टेक ऑफ है, लैंडिंग है, वो रुक नहीं जाती कई बार वेदर की वजह से।
लेट नहीं हो जाती फ्लाइट। पर्यटकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज साबित हो सकती है। तो जरूरत भी है और इस्तेमाल में भी आएगी ही आएगी अगर अच्छे से होगी तो मौसम का पूर्वानुमान जो है वो आधुनिक जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु बन गया है। भाई ट्रैकिंग पे गए थे कुछ लोग, एक न्यूज आई थी एक बार, लम खागा करके है दर्रा ट्रैक, उसमें 21-22 ट्रैकर्स की मौत हो गई थी। तो ऐसी ऐसी जो घटनाएं घटती हैं, इससे मौसम पूर्वानुमान के महत्व पे प्रकाश डलता रहता है। अक्सर आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देखते होंगे। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वानुमान से जुड़े प्रमुख मुद्दे या समस्याएं, चुनौतियां क्या क्या हैं? अपर्याप्त मौसम निगरानी अवसंरचना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है हमारे पास। भाई प्रदेश में मौसम की भविष्यवाणी करने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से क्या होता है? एक पर्याप्त मौसम निगरानी उपकरण की कमी। इससे मौसम के पैटर्न की सटीक भविष्यवाणी करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और अप्रत्याशित मौसम की जो घटनाएं हैं वो फिर हो सकती है अगर हम सही से भविष्यवाणी नहीं कर पाए हैं तो। फिर आपका आता है अनियमित मौसम स्वरूप। उत्तर प्रदेश में मौसम के कई पैटर्न जो है उनका अनुभव होता है, जिसमें गर्मी के महीनों में अत्यधिक गर्मी और मानसून के मौसम में भारी बारिश ये शामिल है। ये जो अनिश्चित मौसम पैटर्न है ये मौसम की स्थिति का सटीक अनुमान लगाना जो है वो मुश्किल बना देते हैं। सीमित पूर्वानुमान संसाधन। प्रदेश में मौसम की जो पूर्वानुमान के महत्व हैं उसके बावजूद भी इसके सहयोग के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध हैं। इससे डेटा एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना ये सब मुश्किल हो सकता है और मौसम पूर्वानुमान जो है वो गलत भी हो सकता है। संचार संबंधी चुनौती। लोगों तक मौसम की जानकारी प्रसारित करने के लिए प्रभावी संचार आवश्यक है। भाई कम्युनिकेशन में नहीं लैग आना चाहिए ना बिल्कुल भी। हालांकि प्रदेश में कई हिस्से ऐसे जहां पे संचार संबंधी चुनौतियां शामिल देखने को मिलती हैं, जिससे उन लोगों को समय पर और सटीक मौसम की जानकारी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है। भाई जहाँ पे कोई रिमोट एरियाज हैं, कोई ऐसे हमें बैठे हुए हमें दिक्कत नहीं है, हमें जानकारी मिल जाएगी। जो गाँव में कहीं दूर दराज के इलाकों में लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है इस चीज की। उत्तर प्रदेश में दूरस्थ या अलग थलग समुदायों के बीच मौसम की जानकारी संप्रेषित करने में चुनौतियां हो सकती हैं, जो चरम मौसम की घटनाओं के दौरान लोगों को जोखिम में डाल सकती है। ये लिख सकते हो। मैंने क्या बताया आपको? सिलेक्शन ना होने का कारण वो यहाँ भी कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में मौसम के मिजाज को प्रभावित कर रहा है। तो अब इससे भी थोड़ी मुश्किल होती है ना, जब मौसम ही इतना बदल रहा है तो फिर उसको पकड़ें कैसे, उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। और उत्तर प्रदेश कोई अपवाद नहीं है। जैसे जैसे तापमान और मौसम के पैटर्न अधिक चरम होते जाते हैं, मौसम की स्थिति का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल होता चला जाता है। डेफिनेट सी बात है। शहरीकरण है, भूमि उपयोग है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि प्रदेश में शहरीकरण, भूमि उपयोग परिवर्तन लगातार चल रहा है, उनका स्थानीय मौसम पैटर्न पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए इमारतों और सड़कों के निर्माण से तापमान, हवा के पैटर्न और वर्षा में परिवर्तन हो सकता है, जिससे मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी करना अधिक कठिन हो जाता है। सीमित मौसम संबंधी डेटा। सटीक मौसम पूर्वानुमान व्यापक मौसम संबंधी डेटा होने पर निर्भर करता है। कितना अच्छा, कितना स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है या डेटा उपलब्ध है, उस पर निर्भर करती है ये चीजें। तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मौसम निगरानी स्टेशनों की कमी है, जिससे होगा क्या? तापमान, वर्षा, हवा की गति और अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर विश्वसनीय डेटा प्राप्त करना ही अपने आप में मुश्किल हो जाएगा। ये लिख क्या होगे फिर आप? समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मौसम पूर्वानुमान की समस्याओं को दूर करने के लिए और राज्य में मौसम पूर्वानुमान की सटीकता और विश्वसनीयता को सुधार करने के लिए बहुत से कदम भी उठाए हैं। वो कदम क्या क्या हैं ये देख लो आप। मौसम निगरानी स्टेशनों की स्थापना की है, जो आपके वेदर फोरकास्टिंग मॉनिटरिंग स्टेशन होते हैं उनका फॉर्मेशन। सरकार ने तापमान, वर्षा, हवा की गति और अन्य महत्वपूर्ण कारकों पर मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए राज्य भर में मौसम निगरानी स्टेशनों का एक पूरा नेटवर्क स्थापित किया है। ये क्या करेंगे? ये डेटा का ज्यादा सटीक उपयोग करेंगे, उससे मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी, अर्ली वार्निंग्स प्लस वेदर फोरकास्टिंग, ये प्रदान करने के लिए इनका उपयोग जो है वो किया जाएगा। फिर आता है आपका मौसम पूर्वानुमान अवसंरचना का आधुनिकीकरण।
सरकार ने अपने मौसम पूर्वानुमान अवसंरचना के आधुनिकीकरण में निवेश किया है, जिसमें मौसम निगरानी उपकरणों का उन्नत पूर्वानुमान मॉडल विकसित करना और एक समर्पित मौसम पूर्वानुमान सेल की स्थापना करना शामिल आता है। इसके अंतर्गत संचार प्रणालियों में सुधार। सरकार ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जो संचार प्रणालियां हैं इनको और बेहतर बनाने के लिए भी काफी अच्छा काम किया है, जिसमें एक समर्पित मौसम सूचना प्रसार प्रणाली स्थापित करना, मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी चेतावनी को साझा करना, इसके लिए जो लोकल मीडिया है उसके साथ काम करके जो है ये सारी चीजें इकट्ठा करना शामिल है। जन जागरूकता अभियान। सरकार ने मौसम की भविष्यवाणी और चरम मौसम की घटनाओं के लिए तैयारियों के महत्व पर लोगों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी शुरू किए हैं। भाई लोगों को पता होगा तभी लोग भाई सपोर्ट करते हैं इन सब चीजों से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये जो अभियान है ये लोगों को मौसम की स्थिति के बारे में बताते रहेंगे और लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भाई प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस इवेंट्स मतलब प्रिपरेटरी आप स्टेप्स उठा सकते हो, उसके लिए उचित सावधानी बरत सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग, ये तो सबसे अच्छा पॉइंट है ही भाई, सब लोग मिलकर काम करो, कोलैबोरेटिव सहयोगात्मक प्रयास होने चाहिए। सरकार ने डेटा विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों के साथ सहयोग किया है। इस सहयोग से राज्य में मौसम पूर्वानुमान की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करने में भी मदद मिल सकती है। आप ये लिख सकते हो। तो उपयुक्त से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मौसम की भविष्यवाणी की समस्या को दूर करने और मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सक्रिय कदम उठाए, जबकि अभी और काम किया जाना बाकी है। ये प्रयास चरम मौसम की घटनाओं को जो प्रभाव है उनको कम करने और प्रदेश में लोगों को जीवन और आजीविका की रक्षा प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। अब कुछ जो ये चुनौतियां आपने देखी इनसे समाधान के लिए सुझाव हैं कुछ, वो देख लो आप। देखो, मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान के आधारभूत संरचना में निवेश किया जाए। इन्वेस्टमेंट सारा किस में किया जाए? इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए। तो इससे वेदर फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी आ पाएगी और अच्छे से, और मौसम के पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार आएगा। राज्य सरकार इसके लिए क्या कर सकती है? अतिरिक्त मौसम निगरानी स्टेशनों में निवेश कर सकती है, ठीक है ना, और जो मॉनिटरिंग स्टेशन हैं उनमें निवेश कर सकती है, मौजूदा उपकरणों को अपग्रेड कर सकती है और उन्नत पूर्वानुमान मॉडल जो है वो विकसित कर सकती है। आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो इसमें। फिर आप क्या लिख सकते हो? डेटा और एनालिसिस। डेटा एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। इसमें क्या आएगा? सटीक मौसम पूर्वानुमान विश्वसनीय डेटा संग्रह और विश्लेषण पर निर्भर करता है। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए मौसम विज्ञानियों की प्रशिक्षण और संसाधनों में निवेश कर सकती है और उनके पास मौसम संबंधी जो डेटा है इसको एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए आवश्यक कौशल और उपकरण। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग स्थापित करना, ये हम देख ही चुके हैं भाई। जितनी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों के साथ सहयोग से डेटा विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद मिल सकती है। सरकार संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को विकसित करने और राज्य में मौसम की भविष्यवाणी में सुधार के लिए साझेदारी स्थापित करने के लिए इन एजेंसियों के साथ काम कर सकती है। फिर जन जागरूकता और शिक्षा का संवर्धन, ये आप ऊपर भी देख चुके हो पॉइंट, है ना। लोगों को पता चलना चाहिए, पहले से वो तैयार रहें, सूचित रहें, उसके लिए एक लक्षित अभियान शुरू कर सकती है सरकार। आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। आधुनिक तकनीक का उपयोग उपग्रह इमेजरी जो होती है ना आपकी, सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग, इन सब से क्षमताएं बढ़ सकती हैं। और जो दो चार चीजें आप लिख सकते हो, IMD आप जानते हो, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है ये आपका यूज करता है इनसैट सीरीज, सैटेलाइट की जो इनसैट श्रृंखला है उसका ये उपयोग करता है, ठीक है ना। और ये एक मौसम डेटा एक्सप्लोरर एप्लीकेशन है और गेटवे की तरह से काम करती है। और वो है क्या, उसका नाम क्या है, किसके साथ काम करता है? एक आता है रैपिड, देखो रैपिड, इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों बता दूंगी, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लो। रियल टाइम एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन।
ये लिख सकते हो। ये क्या हो गया आपका, ये उत्पादों और सूचना प्रसार के वास्तविक समय के विश्लेषण रैपिड, इसके साथ भू समकालिक कक्षा वाले उपग्रह इनसैट मैंने आपको बता दिया। एक तो आप ये लिख सकते हो। एक आप लिख सकते हो इसके अलावा IMD जो है ये इसरो के साथ भी काम करता है। ये ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन जो होते हैं ना, जमीन से जो ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं उसके लिए यूज करते हैं आपका कि किससे लेते हैं वो डेटा, ये AWS होता है। क्या होता है ये आपका, ये कहलाता है आपका ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होते हैं। ठीक है, स्वचालित मौसम स्टेशन। और एक होती है वैश्विक दूरसंचार प्रणाली GTS, इससे डेटा लिया जाता है। क्या होगा इसका, ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब लिखते रहो। और एक आता है आपका एग्रोमीटोलॉजिकल टावर, एग्रोमेट, ये होते हैं आपके एग्रो मौसम विज्ञान टावर है ये। और डॉपलर वेदर रडार, DWR, डॉपलर इफेक्ट वाला डॉपलर है, डॉपलर वेदर WEA क्या होगी THER, ठीक है, रडार। ठीक है, अब ये जो है आपका DWR जो है ये किस लिए होता है बेसिकली, ये ऑगमेंट करता है ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, तो जो ये GTS है, ये क्या बोला था, ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ये क्या करता है, ये आपको टेम्परेचर, सनशाइन और रेनफॉल, विंड डायरेक्शन, स्पीड, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ठीक है, ये बताता है। और एक और स्ट्रैटेजी है वो भी नोट कर लो, ये मिटाना पड़ेगा ना, लास्ट है बस ये। इसके बाद आप ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको अपना लिख लेना अलग से, ये एडिशनल फैक्ट्स हैं, ये रैपिड वगैरह, ये से इंग्लिश में लिख के आना, मतलब जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में ही लिख के आए इसको ब्रैकेट में करके या कुछ। इसमें आप लिख सकते हो मल्टी मॉडल एंसेम्बल, MME, मल्टी MULTI मॉडल एंसेम्बल, जैसे भी बोला जाओ, बोलना हो आपको, मतलब ये जो है ये IMD की एक स्ट्रैटेजी है नई। तो इसमें क्या होता है, ये मल्टी मॉडल एंसेम्बल के थ्रू फोरकास्टिंग की जाती है। ठीक है, इसमें लिए जाते हैं कपल्ड ग्लोबल क्लाइमेटिक मॉडल्स, जिनको कहा जाता है CGCM, युग्मित वैश्विक जलवायु मॉडल। इसका उपयोग करता है ये MME दृष्टिकोण, मॉनसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम, MMCFS लिख देती हूँ, उसको भी लिख लो आप, मॉनसून क्या हो गया, मिशन क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, अच्छा खासा आंसर बन जाएगा आपका इससे रिलेटेड। इसी के साथ साथ लेक्चर हमारा खत्म होता है। आप लोग अगर PDF चाहते हैं तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं मिलूंगी आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए एकदम। और आंसर राइटिंग इस वक्त बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज आप लोगों को डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए एक, जिससे आपको पता लग जाए आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। बाकी जितना कराया जा रहा है इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात से बेफिक्र। थैंक यू सो मच।